शुरुआत मैं सुनील शुक्ला साहब से करूंगा। सुनील सर, ये जो वक्त की बात है, तो शुरुआत यहीं से कि प्रधानमंत्री जी का वक्त खराब है या जो कर्म है वो कहीं आड़े आ रहे हैं, और पूरी की पूरी जो स्थितियां हैं जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा है, इन सब पर आपसे शुरुआत करूंगा, आपकी टिप्पणी सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। वक्त खराब क्यों होता है? तब अगर कोई प्राकृतिक कारण हो तो हमारे आपके बस में नहीं है जी। और कई बार वक्त हम और आप अपने हाथ से ही खराब कर लेते हैं। सरकारों का वक्त क्यों खराब होता है? ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज आंधी चलने लगी, कड़ी धूप निकल आई, बहुत भयानक बादल फट गए, बहुत पानी बरस गया, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन सरकार के काम काज पर तो सरकार के नेतृत्व करने वाले लोगों का नियंत्रण होता है। सरकारें वही करती हैं जो सरकार चलाने वाले करना चाहते हैं, अन्य तो किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से सरकार की कई बार प्रतिष्ठा खराब होती है। हमारी सरकार है और अचानक बहुत भयंकर सूखा पड़ जाए, लगातार सूखा पड़ जाए, सरकारों ने इसका सामना भी किया है। ये भी है कि कोई राज्य सरकार है जहां पता चला कि एकदम बहुत भीषण बाढ़ आ गई, तहस नहस हो गया पूरा राज्य। हिमाचल में आए दिन हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन जब सरकारें कार्रवाई करती हैं, उसके आधार पर उनका समय खराब होता है, चाहे समय अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी को जब लोगों ने 2014 में सरकार बनाने के लिए जन समर्थन दिया था, तो उस जन समर्थन के साथ लोगों के कुछ सपने थे, अच्छे दिन के सपने थे। बेरोजगारी दूर करने का सवाल था, बेहतर अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, और यह भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लोगों ने कोई सपना नहीं देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सपने जगाए थे। उनसे आप दूर होते चले गए। आपने बातें कुछ की और करते हुए कुछ नजर आए। अब आप मैंने जम्मू कश्मीर को उदाहरण के रूप में ले लीजिए। आप जम्मू कश्मीर से आपने राज्य का दर्जा क्यों हटा दिए भाई? सरकारें तो केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देती रही हैं और यही अभिष्ट माना जाता है, यही श्रेष्ठतर माना जाता रहा है, श्रेयस्कर माना जाता रहा है कि चुनी हुई सरकारें जनता के अभिव्यक्ति को प्रकट करने वाली सरकारें हो, जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाए। गोया के संबंधित राज्य के विकास के लिए योजनाओं को लागू करने का जो निर्णय हो, प्राथमिकताओं को तय करने का जो आधार हो, वो आम आदमी तय करे, वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करे। आपने उस राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्या कौन सा तर्क है इसके पीछे? और जो चीजें आपने लोगों को बताई कि राज्य का दर्जा खत्म होने, राज्य को दो हिस्सों में बांट देने का ये लाभ हुआ। लाभ आपने क्या बताया? आर्थिक प्रगति हुई। आपने क्या बताया? कानून व्यवस्था सुधर गई। आपने क्या कहा? पर्यटन बढ़ गया। और सब गलत, तथ्य से परे। आप कहते हैं पर्यटन बढ़ गया। क्या वैष्णो देवी जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं और अमरनाथ की तीर्थ यात्रा करने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी संख्या हटा दी जाए तो ये आंकड़े कहां जाके रुकेंगे? कौन से पर्यटकों की संख्या आपने बढ़ा दी? और दूसरी चीज, कोई चीज ऐसी नहीं होती है जिसका असर न पड़ता। अगर आपके पर्यटक बढ़ेंगे तो आपको पर्यटकों के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। आपको आवास की सुविधा देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ेगी, नए नए होटल आपको बनाने पड़ेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बाध्यता आई राज्य सरकार के सामने? कुछ हुआ उस क्षेत्र में? गोया कि अगर उसी आधारभूत संरचनाओं से काम चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तो आपका यह दावा खोखला है। आप कहते हैं विकास हुआ। जम्मू कश्मीर वह राज्य है जो देश के अन्य राज्यों या यहाँ तक कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी मानव विकास के कई इंडेक्स पर बेहतर रहा है। वहां बेरोजगारी का दर कम रहा है, आर्थिक स्थिति वहां बेहतर रही है, लोगों के प्रति व्यक्ति आय बेहतर रही है, क्रय शक्ति बेहतर रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर रही हैं। क्या किया आपने? पिछले 10 सालों में शिक्षा की क्या स्थिति रह गई है वहां पर? तो आपने राज्य का बंटवारा कर दिया एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, और वहां का नागरिक कह रहा है कि हमको राज्य चाहिए। 10 सालों में आप वो स्थिति नहीं बहाल कर पाए कि आप राज्य का दर्जा कब देंगे या नहीं देंगे।
आपने आश्वासन दिया था कि जब जो आतंकवादी घटनाओं में या घुसपैठ के मामलों में जो नागरिकों के जान गंवाने की घटनाएं होती हैं उसको हम नियंत्रित करेंगे। क्या हुआ उसका? 2014 में जब सरकार सत्ता में आई, यह सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उस समय नागरिकों के जान गंवाने की संख्या 250 थी। आज हम आप सितंबर में बात कर रहे हैं, अगस्त महीने तक उस राज्य में हिंसा में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या 600 से ऊपर हो गई है। अब तो भी दावा खोखला है। तो उस राज्य को दिया क्या आपने? आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उस राज्य के साथ खिलाड़ी तो कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपके अच्छे दिन रहेंगे? वहां के नागरिक आप इन चीजों को पसंद करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आज जो राहुल गांधी ने जो बातें कही, रामबन में कही या घाटी के इलाके में कही, उन्होंने क्या बात, जो लोगों के बीच के सवाल, उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा देंगे, किसी भी दशा में राज्य का दर्जा देंगे। अब बिजली की बात कही उन्होंने, बड़ा लोगों को लगा कि बिजली की बात करने का क्या मतलब है। आप संजीव जी पता कर लीजिए स्थानीय नागरिकों से, वहां 70 से 80% ट्रांसमिशन लॉस है उस राज्य में। क्या कर दिया 10 सालों में आपने? और ट्रांसमिशन लॉस का क्या मतलब? ट्रांसमिशन लॉस ये है कि वहां के सामान्य उपभोक्ताओं को उस बिजली की कीमत देनी पड़ती है जिसका उपभोग नहीं करते। तो अनंतनाग और रामबन में जो दोनों बातें कही राहुल गांधी ने, इन दोनों सवालों को उठाया। अगर आप केवल इस लॉस को रोक लीजिए तो आप कितनी राहत दे देंगे? तो आप सुशासन की बात नहीं कर पाए, व्यवस्थित शासन की बात नहीं कर पाए, राजनीतिक अधिकार था उसको आपने छीन लिया। और आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े हो जाए? लद्दाख को आपने अलग कर दिया। लद्दाख के लोगों की एक अलग बेचैनी है, उसको आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। वांगचू साहब वहां यात्रा निकालने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी सड़कों पर है और आप बात नहीं करेंगे। तो ये जो दिन आपको देखने पड़ रहे हैं वो इसके लिए कोई ओम सैनी साहब जिम्मेदार नहीं है, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये हालात आपने खुद पैदा किए। बिल्कुल यही स्थिति हरियाणा में भी है जी। आप जब तक सुशासन की बात नहीं कर, सरकार में रहने पर अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जन समर्थन हासिल नहीं हो सकता। आपको जन प्रतिरोध का सामना करना ही पड़ेगा, जो आपको जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है। सुनील सर, जो एक और आज डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि कल का है, वो जो ब्रुनेई वाला है कि वो दौरे पे थे और मस्जिद गए हैं प्रधानमंत्री जी वहां। तो वो भी एक बड़ा, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है देश में, उसको लेकर बड़ी चर्चा है कि उनका मस्जिद जाना, और ये भी कहीं उसमें तंज कसे गए कि अपनों पे गैरों पे करम, अपनों पे सितम। तो एक चीज वो, और दूसरा ये पूरे चुनाव जो दोनों राज्य हैं इनसे प्रधानमंत्री जी की दूरी, कैसे इसको देखा जाना चाहिए? क्या इसके पीछे की, अब आपका चूंकि जो ग्राफ था वो नीचे है, या जो आपका एक आभा मंडल था वो खत्म हो गया, तो इन सब के कारण ये इधर उधर की दौड़ है, यहाँ जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रहे, दोनों पर आपके। संजीव जी, अगर आप दारुसलाम जाएंगे तो उस मस्जिद में जाए बगैर आप रह नहीं सकते। बहुत ही शानदार मस्जिद है। 2016 में मैं उस मस्जिद में गया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखा जाता है। और वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये कोई भेदभाव नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी मस्जिद में एस्केलेटर देखा था। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एस्केलेटर्स लगे हुए और पूरा का पूरा परिसर एकदम नीट एंड क्लीन। तो अगर आप उस शहर में जाएंगे दारुसलाम में, तो आप भी वहां घूम करके आएंगे, देख करके आएंगे। प्रधानमंत्री जी कोई भी एक कदम भी उनका निरर्थक नहीं होता। हर जगह हर कदम का कोई ना कोई राजनीतिक संदेश जी। अगर ब्रुनेई में उस मस्जिद में जाने का मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरह का संदेश है। आप याद कीजिए, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय मतुआ समुदाय को संबोधित करने के लिए वो बांग्लादेश के तीर्थ स्थान पे गए थे, जो मतुआ समुदाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जहां लोगों की बड़ी आस्था। तो उस जगह उस मस्जिद में जाकर के, दारुसलाम के उस मस्जिद में जाके प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने की कोशिश की। उनका अपना मतदाता भी नाराज नहीं होगा, उनका जो समर्थक है, हिंदुत्व का समर्थक है, उसको लगेगा कि नहीं ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं। और बाकी लोगों को ये होगा कि नहीं, हमारी कोई नाराजगी है, कोई दूरी भी नहीं है। लेकिन है क्या कि इस तरह के प्रतीकों से काम चलने वाला नहीं है।
अगर आप प्रतीकों में बात करेंगे तो लोग आपसे सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। आपको साफ साफ और खुले मन से बात करनी पड़ेगी। अब आज का दौर इस समय 10 साल से सरकार सत्ता में है, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनका 11वां साल चल रहा है जी। अब आप उनको ये बात करनी पड़ेगी गवर्नेंस की, कि जो पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इस देश की जनता को दिया है उसका उल्लेख आपको करना पड़ेगा। अब मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जाने का, मस्जिद में जाने का लाभ हुआ होता 2024 में, परिणाम आते क्या? सबसे बड़ा मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी सरकार लगी रहेगी राम मंदिर के निर्माण में। प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां यजमान बन के उपस्थित हो गए, उस करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किया गया उसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के बीच में उसका विमर्श पैदा करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई गई। क्या क्या नहीं हुआ, क्या परिणाम क्या मिला? उस शहर के संसदीय क्षेत्र हार गए जहां मंदिर बना हुआ। सरकारों से लोग इस बात की थोड़ी उम्मीद करते हैं कि सरकार मस्जिद बनवा रही है कि मंदिर बनवा रही है, क्या कर रही है। सरकारों से लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश देखना चाहते हैं। अगर आपको 1947 में एक पूरा का पूरा राज्य मिला और उस राज्य को आप 2 खंडों में बांट देंगे और उसका राज्य का दर्जा भी खत्म कर देंगे तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। कौन स्वीकार करेगा? बंटवारे को कौन स्वीकार करता भाई? हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं? देश के बंटवारे का ही तो आरोप लगाते हैं कि नेहरू के रहते रहते भी देश को बंटवारा हो गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यही तो आरोप लगाते हैं यार। तो आप अगर वो आरोप नेहरू के ऊपर लगता है तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा कि आपने जम्मू कश्मीर को बांट दिया। और जिन उद्देश्यों, जिन लक्ष्यों के नाम पर आपने बांटा वो पूरे भी नहीं हुए, पूरे भी नहीं हो सकते। आप तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरा जम्मू कश्मीर को कोई लाभ हो चाहे ना हो, देश के पैमाने पर उसका एक नैरेटिव बन जाए, ये तो कर रहे थे आप, वो भी नहीं हुआ। आप बताते क्यों नहीं है कि 370 खत्म होने के बाद आपने क्या क्या हासिल कर दिया? 370 बड़ा कहा गया, 370 खत्म हो जाएगा तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जाकर वहां बस सकते हैं। क्या पास हो गया ये? कृषि की जमीन कोई बेच खरीद नहीं सकता, आज भी वही स्थिति वहां पर है। 10% जो आवासीय क्षेत्र है वो भी आप बेच खरीद सकते हैं, उसमें भी 15 साल लगातार रहने के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। कौन चला जाएगा और रह लेगा वहां पर? अब क्यों इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं यार? तो अगर 370 के खात्मे का लाभ मिल गया आपको इस साल के लोकसभा के चुनाव में, उम्मीदवार नहीं मिले आपको 3 संसदीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए, घाटी के तीनों कोई उम्मीदवार तक आपको नहीं मिला कि जो कहेंगे नहीं हम बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ जाएंगे। सवाल इस बात का है कि जो आप एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो आप पैदा करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। सरकारों को अपने गवर्नेंस के नाम पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स पैदा की जा सकती है, विपक्ष पैदा कर लेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम राज्य का दर्जा देंगे, लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। यार साहब एक सरकार तोड़ी है, हो सकता है कि आ जाए तो राज्य का दर्जा मिल जाए। वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे, लोग उसको मानेंगे कि विपक्ष का नेता है, हमको एक आश्वासन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हो सकता बन जाए। सरकार ये नहीं कर सकती है। सरकार को इस बात की जवाबदेही देनी पड़ेगी कि अगर आज सबसे ज्यादा 10% बेरोजगारी का दर जम्मू कश्मीर में है तो क्यों है? वहां का सेब उत्पादक किसान अगर परेशान है, बदहाल है तो क्यों है? वहां का निर्यात अगर घटा है तो क्यों घट गया? इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। विपक्ष वाला कहेगा कि हम आगे सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे और लोग उसकी बात तो सुनेंगे भी, क्योंकि पिछले 10 सालों से ही देख रहे हैं। तो आपको गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश की रियायत के लिए आपने किया क्या। अगर उस पर अगर आप बात नहीं करते हैं तो बात नहीं बनने वाली है। आपको बताना पड़ेगा कि जो 1 साल तक किसानों का आंदोलन क्यों करना पड़ा। हरियाणा किसान आपसे पूछेंगे इस बात। 700 किसान जो शहीद हो गए, क्यों हो गए, इसकी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि साहब हम एक फोन कॉल की दूरी बैठे हुए, हमसे जब चाहिए तब बात कर लीजिए। वो फोन कॉल क्यों नहीं पूरा हो पाया? तो क्या बात बताई थी कि 700 किसान शहीद हो गए और आज भी सरकार चल रही है और उधर राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर समूह बैरे पर किसान बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? किसकी जवाबदेही है ये? और यह जवाबदेही अगर है तो क्या सरकार इन आरोपों से बच सकती है? आपको बताना पड़ेगा कि हरियाणा की जब वो महिला पहलवान धरना दे रही थी जंतर मंतर पर, तो उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी गई, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्यों नहीं आपने अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की? ये चीजें अनुत्तरित नहीं रह पाएंगी। जनता ऐसे नहीं भूल जाती।
आप कुछ भी कोई भी प्रतीक अपना लीजिए, चाहे आप दारुसलाम में जाके मस्जिद चले जाइए, चाहे आप राम मंदिर में चले जाइए, चाहे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा लीजिए, ये चीजें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि इन चीजों से लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आते। लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं कि आप उनके जो रोज दिन प्रतिदिन की दुश्वारियां, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को रोजगार के अवसर मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, वृद्ध लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा मिले, सस्ती स्वास्थ्य की स्थितियां हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाए। अब सब कुछ कारपोरेट को देते चले जा रहे हैं। कारपोरेट आपकी प्राथमिकता, अरबों रुपए आप कारपोरेट को दे देंगे और 2 रुपए आप किसान को नहीं देंगे और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी की बात लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी भाई? अगर वो कह रहे हैं कि A1 A2 ही सरकार की प्राथमिकता है, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों को? इन A1 और A2 के लिए आपने किसानों को इतने महीने, एक साल से अधिक समय तक आंदोलन करने के लिए बाध्य किया और आपने उस कानून को वापस लिया। 1 साल आंदोलन करना पड़ेगा किसी सरकार से उसके कानून वापस कराने के लिए, और वो सरकार ये भी कहेगी कि हम जनता की सरकार है, कोई इसको स्वीकार कर लेगा? और अगर ये हालात बने हैं तो इसके जवाब नहीं, क्या इसके राजनीतिक दुष्परिणाम बीजेपी को नहीं भुगतने पड़ेंगे? कैसे कर लेंगे? आज अगर कभी ये होता, हम लोग 2014 में जब ये सरकार बन करके आई, मोदी जी कोई आलोचना कर सकता था? आज मोदी जी की स्थिति क्या हो गई? कोई चुनाव मुझे बताइए अब 2024 के पहले कोई चुनाव हुआ हो, चाहे हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी व्यापक पैमाने प्रचार करने न गए हो, चुनाव घोषणा के पहले, चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले दर्जनों रैलियां, दर्जनों सभाएं उनकी हो जाती थी। आज क्यों नहीं हो गया? आपके प्रति जो मोदी मैजिक था उसके ऊपर असर पड़ा। अरे कोई सोच सकता है भारतीय संसदीय इतिहास में इतने कम मतों से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी? कोई नहीं जीते। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इतना कम वोट से कोई नहीं जीता। हार गया है उसको, ठीक है, लेकिन जीते इतने कम अंतर से नहीं है। और आपकी स्थिति क्या बन गई? जिस नेता के लिए, जिस विपक्ष के नेता के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए आप तैयार थे, कौन? राहुल? यही तो सवाल होता था। जी जी। आज जो लोगों ने उसको सिर माथे बैठा लिया, क्यों बैठा लिया? उसी व्यक्ति को लोगों ने खारिज किया था ना 2014 में, उसी व्यक्ति को खारिज किया था लोगों ने 2019 में। आज लोग इसलिए रहे हैं कि उनको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता के साथ, संवेदनाओं के साथ जुड़ना चाहता है। अब मणिपुर आप नहीं जाएंगे और राहुल गांधी जाएंगे तो जनता किससे जुड़ा महसूस करेगी भाई? एग्जैक्टली। क्यों नहीं जा रहे हैं? और मणिपुर किसको जाना चाहिए था सबसे पहले? आज भी आप नहीं जा रहे हैं। तो आप एक आधारहीन बातों पर, तथ्यहीन बातों पर अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है। और यह जो तथ्यहीन आधारों पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने की जो कोशिशें थी, उसी का आज ये दुष्परिणाम निकला है कि मोदी जी का की जो मांग है वो घटती चली जा रही है। अब कोई ये नहीं कर रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है।